गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम कक्षा 10 गणित की क्लास में पढ़ेंगे त्रिभुज। तो बच्चों जैसा कि नाम है त्रिभुज, त्रिभुज की परिभाषा के अनुसार तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति को हम त्रिभुज कहते हैं। तो बच्चों जहाँ तक त्रिभुज का सवाल है, त्रिभुज हमारे 6 प्रकार के होते हैं। 3 भुजाओं के आधार पर होते हैं और 3 कोणों के आधार पर होते हैं। तो जहाँ तक भुजाओं की बात है तो भुजाओं पर आधारित जो त्रिभुज है उसमें नंबर 1 विषमबाहु त्रिभुज। तो जैसा कि परिभाषा की हिंदी शब्द के अनुसार विषमबाहु यानी कि जिस त्रिभुज की प्रत्येक भुजा की माप अलग अलग हो उसे विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। और नंबर 2 है आपका समद्विबाहु त्रिभुज। तो बच्चों त्रिभुज जो है हमारे त्रिभुज के अंतर्गत नंबर 1 हमने भुजा के आधार पर आपको बताया है विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज। और नंबर 2 है आपका समद्विबाहु त्रिभुज। और नंबर 3 है आपका समबाहु त्रिभुज। बच्चों ये तो रहे भुजाओं के आधार पर। अब 3 आपके कोणों के आधार पर हैं। तो कोणों के आधार पर न्यून कोण त्रिभुज और अधिक कोण त्रिभुज और आपका रहा समकोण त्रिभुज। तो हम बच्चों विषमबाहु त्रिभुज की बात कर चुके हैं। नंबर 2 पर आपका है समद्विबाहु त्रिभुज। तो बच्चों समद्विबाहु त्रिभुज वे त्रिभुज कहलाते हैं जिनकी 2 भुजाएं समान होती हैं, समद्विबाहु त्रिभुज कहलाते हैं। जैसा कि शब्द में समद्विबाहु, सम मीन्स बराबर, द्वि मीन्स 2, बाहु मीन्स भुजाएं, यानी कि जिसकी 2 भुजाएं समान होंगी वो समद्विबाहु त्रिभुज कहलाएगा। आगे बात आती है नंबर 3 पर समबाहु त्रिभुज की। तो बच्चों समबाहु, सम मीन्स बराबर, बाहु मीन्स भुजाएं, और त्रिभुज की 3 भुजाएं होती है। तो हम परिभाषा लिख सकते हैं कि जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं समान होती हैं वो समबाहु त्रिभुज कहलाता है। आगे बात आती है न्यून कोण त्रिभुज की। तो बच्चों जिस त्रिभुज में तीनों कोणों का मान 90 अंश से कम होता है वो न्यून कोण त्रिभुज कहलाता है। अधिक कोण त्रिभुज में कि जिस त्रिभुज में एक कोण अधिक कोण होगा वो आपका न्यून कोण, वो आपका अधिक कोण त्रिभुज कहलाएगा। बात आती है समकोण त्रिभुज की। जिस त्रिभुज में एक कोण का मान 90 अंश होता है वो समकोण त्रिभुज कहलाता है। बच्चों इस प्रकार त्रिभुज की रूपरेखा है आपकी कि त्रिभुज 3 भुजाओं से घिरी हुई आकृति को त्रिभुज कहते हैं। ये 6 प्रकार के होते हैं, 3 भुजाओं के आधार पर होते हैं। ये बच्चों आपके जो है भुजाओं के आधार पर हैं और ये 3 आपके कोण के आधार पर हैं। तो कुल मिला के त्रिभुज 6 प्रकार के आपके होते हैं। बच्चों एक बात ध्यान रहे, त्रिभुज चाहे कौन सा भी हो जो आपके प्रकार दिए गए 6, इन सब में एक कंडीशन लागू होती है, वो नोट करके लिख सकते हैं कि बच्चों त्रिभुज चाहे कौन से भी प्रकार के हों, एक जो है कहावत वो सभी में लागू होती है कि त्रिभुज के सभी अंतः कोणों का योग जो होगा वो 180 अंश होगा। चाहे त्रिभुज आपका विषमबाहु हो, चाहे समबाहु हो, चाहे समद्विबाहु हो, चाहे न्यून कोण हो, चाहे अधिक कोण हो, चाहे समकोण हो, सभी कोणों, सभी त्रिभुजों में अगर देखा जाए तो उसके द्वारा जो अंतः कोण बनते हैं उनका जो योग है वो 180 अंश होगा। तो बच्चों ये तो रही त्रिभुज के बारे में। अब आपको बात करते हैं, आपके सिलेबस में है समरूप आकृतियां। समरूप आकृतियां क्या होती हैं? तो बच्चों ऐसी आकृतियां जिनका आकार तो समान होता है परंतु माप भिन्न भिन्न होती है, समरूप आकृतियां कहलाती हैं। जैसा कि हिंदी भाषा के अनुसार समरूप शब्द को देखा जाए, सम मीन्स बराबर, रूप मीन्स रूप, तो उसी के अनुसार परिभाषा है
कि ऐसी आकृतियां जिनका आकार तो समान होता है परंतु माप जो होती है वो भिन्न भिन्न होती है, समरूप आकृतियां कहलाती हैं। तो ये तो आपका समरूप रहा। अब देखते हैं प्रश्नावली 6.1 में 6.1 की बात करते हैं। तो 6.1 में पहला प्रश्न आपका है, वो कह रहा है कोष्टक में दिए गए शब्दों में से सही शब्दों का प्रयोग करते हुए रिक्त स्थानों को भरिए। तो बच्चों प्रश्नावली 6.1 में जैसा कि पहले प्रश्न में कहा गया है कि कोष्टकों में दिए गए शब्दों में से सही शब्द प्रयोग करते हुए रिक्त स्थानों को भरिए। तो पहला है सभी व्रत रिक्त स्थान दिया गया होते हैं और शब्द दिए गए हैं सर्वांग सम और समरूप। तो बच्चों समरूप की परिभाषा के अनुसार जैसा कि परिभाषा में आपको बताया जा चुका है कि वे आकृतियां जिनका आकार तो समान होता है लेकिन माप भिन्न भिन्न होती है, समरूप कहलाती हैं। तो इसलिए व्रत जो है आपका समरूप होते हैं, सभी व्रत जो है समरूप होते हैं, क्योंकि इनका रूप तो एक ही होता है लेकिन त्रिज्या कम और ज़्यादा हो सकती है, तो इसमें समरूप भरा जाएगा। नंबर 2 में कह रहा है सभी वर्ग। तो बच्चों जब वर्ग की बात आए तो वो भी समरूप ही होंगे, उनकी भुजाएं चाहे जितनी कम या ज़्यादा हो तो यहाँ भी समरूप भरा जाएगा। तीसरे की बात करते हैं। तीसरे में आपका कह रहा है कि सभी खाली स्थान त्रिभुज समरूप होते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज और समबाहु त्रिभुज। तो इसमें बच्चों समबाहु भरा जाएगा, समबाहु। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 1 में चौथे भाग की। ये कह रहा है भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि ए में उनके संगत कोण खाली स्थान हो तथा बी में उनकी संगत भुजाएं खाली स्थान हो और चिन्ह दिए गए बराबर और समानुपाती। तो बच्चों यहाँ उनके संगत कोण बराबर भरा जाएगा और यहाँ उनकी संगत भुजाएं समानुपाती भरा जाएगा। तो इस प्रकार आपका प्रश्नावली 6.1 का पहला प्रश्न जो कह रहा था कि कोष्टक में दिए गए शब्दों का प्रयोग करते हुए रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो इस प्रकार आपका प्रश्न नंबर 1 रहा। बात करते हैं प्रश्न नंबर 2 की। तो प्रश्न नंबर 2 में कह रहा है कि निम्नलिखित युग्मों के दो भिन्न भिन्न उदाहरण दीजिए। पहले में कह रहा है समरूप आकृतियां, इनके दो उदाहरण देने हैं बच्चों। तो पहले उदाहरण में आप लिख सकते हैं जैसा कि अभी बताया गया था, समबाहु त्रिभुज और व्रत दोनों समरूप आकृतियां होती हैं, चाहे उनकी माप कुछ भी हो। तो आप कोई से वर्ग जो हैं वर्ग भी आपके समरूप होते हैं, तो आप लिख सकते हैं। नंबर फर्स्ट में लिख सकते हैं व्रतों का युग्म, व्रतों का युग्म समरूप आकृतियां हैं, समरूप आकृतियां हैं, जैसा कि अभी प्रश्न में 1 में था। प्रश्न नंबर 1 से ही इसका दूसरा उदाहरण लिख सकते हैं कि सभी वर्ग या वर्गों का, प्रश्न नंबर 1 में था सभी वर्ग समरूप होते हैं, तो वहीं से लिख सकते हैं कि वर्गों का युग्म समरूप आकृतियां हैं। बच्चों ये तो प्रश्न नंबर 2 का पहला भाग रहा। प्रश्न नंबर 2 के दूसरे भाग में कह रहा है कि ऐसी आकृतियां जो समरूप नहीं है, तो उनके उत्तर में हम लिख सकते हैं। तो बच्चों प्रश्न नंबर 2 के सेकंड भाग में हम उदाहरण के रूप में लिख सकते हैं जिसमें पूछा गया है कि ऐसी आकृतियां जो समरूप नहीं है, उसमें पहला उदाहरण दे सकते हैं एक त्रिभुज और एक चतुर्भुज ऐसी आकृतियों का
युग्म बनाती हैं जो समरूप नहीं है। और नंबर 2 में हम लिख सकते हैं दूसरे नंबर के उदाहरण में कि एक वर्ग और एक समचतुर्भुज ऐसी आकृतियों का युग्म बनाती हैं जो समरूप नहीं है। तो बच्चों इस प्रकार प्रश्न नंबर 2 हुआ। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 3 में। प्रश्न नंबर 3 में कह रहा है बताइए कि निम्नलिखित चतुर्भुज समरूप हैं या नहीं है। तो हम ये देखते हैं कि समरूप की परिभाषा के अनुसार जो परिभाषा थी कि वे आकृतियां जिनके रूप समान होते हैं, माप भिन्न भिन्न हो, तो वे समरूप कहलाती हैं। तो हम इसमें देखते हैं चित्र में कि एक में प्रत्येक भुजा 1.5 सेंटीमीटर दी गई है, दूसरे जो है उसमें प्रत्येक भुजा जो है 3 यानी कि ठीक 1.5 की दूनी हो गई है। अतः दूसरी बात ये भी है कि उसके अंतः कोण जो है प्रत्येक के 90 अंश हैं। अतः ये दोनों चतुर्भुज आपके समरूप होंगे। तो हम प्रश्न के उत्तर में लिख सकते हैं तो चतुर्भुज समरूप हैं क्योंकि उनके संगत कोण समान हैं। इस प्रकार आपके बच्चों प्रश्नावली 6.1 समाप्त हुई।